आज के इस गहन चर्चा में स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दुनिया से जुड़े हैं या ये जिन्होंने कभी भी विज्ञान के भारी भरकम विषयों को समझने की कोशिश की है, उनके लिए आज का ये विस्तृत विश्लेषण सच में बहुत कुछ नया लेकर आया है। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई आम किताब या कोई शोध पत्र नहीं है। ये असल में एक मास्टर प्लान है, एक ब्लूप्रिंट। बिल्कुल, एक ब्लूप्रिंट जिसका नाम है द फिजिक्स ऑफ एनर्जी, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड थ्योरी गाइड। और ये गाइड ये अपने आप में बहुत अनोखी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताती कि छात्रों को क्या पढ़ाना है। सही कहा। ये बहुत ही बारीकी से सिखाती है कि कैसे पढ़ाना है। ये मूल रूप से एक अनुभवी भौतिकी शिक्षक और कंटेंट क्रिएटर के लिए तैयार की गई एक विस्तृत निर्देशिका है। इसका उद्देश्य किसी भी विषय को दिमाग में जबरदस्ती ठूंसना नहीं है, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से समझाना है। और हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही समझना है कि भारत की सबसे बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और यहाँ तक कि कक्षा 9 और 10 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के लिए भौतिक विज्ञान जैसे जटिल विषय को कैसे बिल्कुल आसान बनाया जाता है। हाँ, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि छात्र विज्ञान का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। एकदम। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे 4-5 घंटे के एक भारी भरकम लेक्चर को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि कोई भी शुरुआती व्यक्ति बिना किसी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के इसे समझ सके। ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस गाइड की रूपरेखा को देखें तो ये स्पष्ट रूप से निर्देश देती है कि 4 से 5 घंटे लंबे चलने वाले पूरे अध्याय को सिर्फ 20 से 25 सुव्यवस्थित स्लाइड्स में बांटा जाना चाहिए। सिर्फ 20-25 स्लाइड? हाँ, मतलब 5 घंटे के लिए। जी हाँ, ये रणनीति विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं। लेकिन एक मिनट, इसे थोड़ा और समझते हैं। 5 घंटे का लेक्चर और इतनी कम स्लाइड्स, क्या इससे छात्रों को ये नहीं लगेगा कि क्लास बहुत ही ज्यादा बहुत धीमी चल रही है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसे इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि जानकारी एक विशाल झरने की तरह है। अगर कोई उस झरने के ठीक नीचे मुंह खोलकर खड़ा हो जाए तो वो पानी पी नहीं पाएगा, बल्कि उसका दम घुटने लगेगा। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा में इसे कॉग्निटिव लोड या मानसिक बोझ कहते हैं। जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ने बैठते हैं तो उनके अंदर पहले से ही बहुत घबराहट होती है, प्रेशर होता है एग्जाम का। एकदम। तो यह गाइड बहुत चतुराई से उस झरने के पानी को एक छोटे गिलास में निकालकर पीने की सलाह देती है। कम स्लाइड्स का मतलब है कि शिक्षक को हर स्लाइड पर पर्याप्त समय बिताना है, भागना नहीं है। अच्छा, तो ये जानकारी को ठूंस कर भरने के बजाय उसे सांस लेने की जगह देने जैसा है। बिल्कुल। और इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखते हुए इस गाइड में अध्यापन की टोन पर बहुत जोर दिया गया है। टोन यानी शिक्षक की आवाज। हाँ, इसमें स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षक की आवाज शांत, आत्मविश्वासी और क्लासरूम टीचिंग स्टाइल वाली होनी चाहिए। ये दिलचस्प है। जब शिक्षक की आवाज शांत होती है तो वो छात्रों के दिमाग को ये संकेत देती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट आधारित और स्टेप बाय स्टेप दृष्टिकोण है। ये मनोविज्ञान का वाकई बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। एक शांत आवाज कैसे किसी कठिन विषय का डर खत्म कर सकती है। और डर की ही बात करें तो इस गाइड का एक और नियम है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। आप फॉर्मूला रूल की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? गणित और उसके लंबे चौड़े फॉर्मूला। हाँ, बड़े बड़े समीकरण देकर ही कई छात्र किताब बंद कर देते हैं। तो इस गाइड का एक सख्त नियम है। इसमें साफ लिखा है कि कोई अनावश्यक गणितीय जटिलता नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये गाइड गणित को पूरी तरह से हटाती नहीं है, क्योंकि भौतिकी बिना गणित की अधूरी है। हाँ, न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं। बिल्कुल, बल्कि ये गणित को डरावना बनने से रोकती है। गाइड निर्देश देती है कि सूत्रों को केवल स्पष्ट रूप से लिखा जाए और हर एक सिंबल को शब्दों में अच्छी तरह समझाया जाए। क्या हम इसका कोई उदाहरण ले सकते हैं ताकि ये और भी स्पष्ट हो जाए कि ये असल में क्लासरूम में कैसे काम करता है? जरूर। मान लीजिए शिक्षक गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रहा है। आमतौर पर किताबों में सीधा लिख दिया जाता है E = ½ mv²।
और वहीं से दिमाग चकराना शुरू हो जाता है। एकदम। एक शुरुआती छात्र के लिए M और V सिर्फ अंग्रेजी के अक्षर हैं जो उसे डराते हैं। लेकिन ये गाइड कहती है कि सूत्र लिखने के बाद सबसे पहले उसे दैनिक जीवन के सरल उदाहरणों से जोड़िए। मतलब सिर्फ ये मत बताइए कि V का मतलब वेलोसिटी या वेग है। हाँ, बल्कि ये समझाइए कि एक दौड़ते हुए व्यक्ति या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी में वो ऊर्जा कैसे काम कर रही है। ठीक। तो जब कोई छात्र ये कल्पना करता है कि सामने से आती हुई तेज गेंद में कितनी गतिज ऊर्जा है, तो वो सूत्र रटने के बजाय उस कॉन्सेप्ट को महसूस करने लगता है। बिल्कुल। ये रटन विद्या के बिल्कुल विपरीत है। ये ज्ञान को वास्तव में समझने और लागू करने की आवश्यकता को दर्शाता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है और इस व्यावहारिक तरीके को और भी असरदार बनाने के लिए ये गाइड दृश्य मनोविज्ञान यानी विजुअल साइकोलॉजी का बहुत गहराई से उपयोग करती है। ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और रंगों को याद रखता है। हाँ, मैंने स्रोत सामग्री में ग्रीन थीम वाले हिस्से को पढ़ा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बैकग्राउंड हल्के हरे से गहरे हरे रंग का ग्रेडियंट होना चाहिए और उस पर जो टेक्स्ट लिखा जाए वो सफेद और पीले रंग का हो। बिल्कुल। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि हरे रंग ही क्यों, क्या पारंपरिक सफेद या काला बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता? इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। जरा कल्पना कीजिए कि जब कोई छात्र 4 से 5 घंटे तक लगातार स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसकी आंखों पर कितना जोर पड़ता है। हाँ, आंखों में दर्द होने लगता है। सफेद स्क्रीन बहुत ज्यादा रोशनी फेंकती है, लेकिन प्रकृति का हरा रंग आंखों को सुकून देता है। ये हरे रंग का ग्रेडियंट आंखों की थकान को कम करता है और लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद करता है। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब स्क्रीन का रंग भी पढ़ाई की गुणवत्ता तय कर सकता है। और सिर्फ रंग ही नहीं, इस गाइड में स्लाइड को एकदम क्लीन, मिनिमल और एग्जाम फोकस्ड रखने को कहा गया है। इसके अलावा इसमें कुछ विशिष्ट आइकॉन्स के इस्तेमाल का भी सख्त निर्देश है। हाँ, जैसे ऊर्जा को दर्शाने के लिए बिजली का प्रतीक, ऊर्जा के स्रोतों के लिए बैटरी या बल्ब और यांत्रिक कार्यों के लिए मशीन का आइकॉन। जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या सच में एक छोटा सा बिजली का निशान या बैटरी का आइकॉन परीक्षा हॉल में कुछ याद दिलाने में मदद कर सकता है? इसे संज्ञानात्मक विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। इन आइकॉन्स को विजुअल एंकर कहा जाता है। विजुअल एंकर? हाँ, स्मृति के लिए हुक। परीक्षा हॉल के उस भारी दबाव में जब समय कम होता है और घबराहट ज्यादा, तब हमारा दिमाग अक्सर बड़े बड़े पैराग्राफ्स भूल जाता है। ब्लैंक हो जाता है इंसान। एकदम। लेकिन हमारा दिमाग छवियों को शब्दों की तुलना में कई हजार गुना तेजी से प्रोसेस करता है। तो इसका मतलब है कि जब कोई छात्र परीक्षा में यांत्रिक ऊर्जा से जुड़ा कोई कठिन सवाल देखता है तो शायद उसे पूरी परिभाषा याद ना आए, लेकिन अगर उसने स्लाइड पर वो मशीन का आइकन देखा था तो वो छवि तुरंत दिमाग में ट्रिगर कर जाएगी। 100%। वो एक छोटा सा आइकॉन उस पूरे कॉन्सेप्ट की फाइल को दिमाग में खोल देता है। ये दृश्य संकेत अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाओं को मस्तिष्क में बहुत ही ठोस रूप से स्थापित कर देते हैं। चलिए इसी दृश्य मनोविज्ञान और अध्यापन शैली का एक सीधा उदाहरण लेते हैं जो स्रोत सामग्री में दिया गया है। स्लाइड 1 का उदाहरण। हाँ, गाइड के अनुसार पहली स्लाइड का शीर्षक होना चाहिए ऊर्जा का परिचय। और इसके मूल तथ्य जो बुलेट पॉइंट्स हैं बहुत ही छोटे रखे गए हैं। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। पहला, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, और दूसरा, ऊर्जा के बिना कोई कार्य संभव नहीं। बस इतना ही, कोई लंबी चौड़ी किताबी परिभाषा नहीं। और इसके साथ जो ऑडियो नरेशन यानी शिक्षक की आवाज का निर्देश दिया गया है वो बहुत खास है। हाँ, मैंने भी उस पे गौर किया। शिक्षक को बहुत ही शांत भाव से कहना है, ऊर्जा वो क्षमता है जिसकी सहायता से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। ये दर्शाता है कि स्लाइड पर टेक्स्ट कम है, लेकिन शिक्षक अपनी आवाज से उस कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा है, एक कहानी सुनाने के अंदाज में। और इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक्स की मदद से ये गाइड उन विषयों को भी आसान बना देती है जो सुनने में बहुत भारी लगते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसके बाद आने वाले विषयों की सूची देखें, यानी जो सिलेबस ब्रेकडाउन है, वो बहुत ही व्यापक है। सच में यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मैंने आने वाले विषयों की सूची देखी तो मैंने सोचा कि क्या इतनी सरल भाषा में ये सब कवर हो पाएगा, क्योंकि उसमें काफी एडवांस टॉपिक्स भी हैं। हाँ, इसमें ऊर्जा के रूप, कार्य और ऊर्जा का संबंध, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा जैसे सभी बुनियादी विषयों को शामिल करना अनिवार्य बताया गया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये एक तरह से पूरे सिलेबस का निचोड़ है।
लेकिन इसे इस तरह से परोसा जा रहा है कि छात्रों को ये महसूस ही ना हो कि वो कोई बहुत भारी वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ रहा है। रटने का बोझ महसूस ना हो। सही कहा। उदाहरण के लिए जब गाइड ऊर्जा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जैसे विषय की बात करती है, तो वो उसे सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखती। हाँ, दैनिक जीवन में ऊर्जा के उदाहरण को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है। और यही वो बिंदु है जहां विज्ञान किताबों से निकलकर असल जिंदगी में आता है। हाँ। जब कोई छात्र ये समझता है कि उसके कमरे में चल रहा पंखा दरअसल विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, या उसके हाथ में मौजूद मोबाइल की बैटरी में रासायनिक ऊर्जा छिपी है, बिल्कुल, तब उसकी आलोचनात्मक सोच, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जागृत होती है। वो अपने आसपास की दुनिया को विज्ञान के नजरिए से देखने लगता है। ये बहुत ही शानदार है। जब आसपास की हर चीज एक प्रयोगशाला बन जाए तो रटने की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। और इसके अलावा गाइड में ऊर्जा संरक्षण का नियम और नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर भी बहुत जोर दिया गया है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जी, आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी की इतनी बात होती है, तो इन विषयों की समझ होना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। यह गाइड सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये एक जागरूक इंसान बनाने का भी काम कर रही है। ये बात तो है, लेकिन एक सवाल उठता है। बताइए। हमने ये सब देखा, दृश्य संकेत, शांत टोन, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ाव, लेकिन किसी भी सीखने वाले के लिए, खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो एसएससी या बिहार पुलिस जैसी कठिन परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, अंत में सबसे ज्यादा क्या काम आता है? रिटेंशन। हाँ, क्योंकि परीक्षा हॉल में तो ये 5 घंटे का वीडियो या वो शिक्षक की शांत आवाज उनके साथ नहीं होगी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी 5 घंटे की लंबी क्लास में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि क्लास खत्म होने तक दिमाग शुरुआत की बातें भूलने लगता है। बिल्कुल, पीछे का सब हवा हो जाता है। इसलिए इस गाइड का सबसे मजबूत हिस्सा इसका समापन अनुभाग यानी एंडिंग सेक्शन है। स्रोत सामग्री में इस एंडिंग सेक्शन के लिए एक बहुत ही ठोस रणनीति दी गई है। सबसे पहले इसमें पूरा अध्याय सारांश का जिक्र है, जिसे ऑडियो स्टाइल रिकैप कहा गया है। ये असल में कैसे काम करता है? ये ऑडियो स्टाइल रिकैप पूरे 5 घंटे की यात्रा को चंद मिनटों में समेटने का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फिल्म के अंत में पूरी कहानी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अच्छा, एक क्विक रिवीजन। हाँ, शिक्षक अपनी आवाज में तेजी से पूरे अध्याय के मुख्य बिंदुओं को दोहराता है, जिससे छात्र के दिमाग में बिखरी हुई सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा हो जाती है। और इसके तुरंत बाद आते हैं परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु, एग्जाम फोकस। जी, ये वो जगह है जहां शिक्षक उन सवालों पर सीधा वार करता है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं या जिनके आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो सीधे तौर पर छात्र को परीक्षा के पैटर्न से रूबरू कराता है। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, 1 लाइन रिवीजन नोट्स। ये 1 लाइन नोट्स तो परीक्षा से एक रात पहले किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होते। एकदम सही कहा आपने। हमने थोड़ी देर पहले विजुअल एंकर या स्मृति के लिए हुक की बात की थी। जी। जब दिमाग 5 घंटे तक किसी कॉन्सेप्ट को समझता है, तो अंत में उसे याद रखने के लिए छोटे और तेज संकेतों की जरूरत होती है। ये 1 लाइन नोट्स वही काम करते हैं। ये जानकारी को मस्तिष्क में स्थायी रूप से लॉक कर देते हैं। और सबसे अंत में गाइड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कंक्लूजन की बात करती है। ये क्यों जरूरी है? क्या सारांश और नोट्स काफी नहीं है? ये इसलिए जरूरी है ताकि शिक्षक ये सुनिश्चित कर सके कि अध्याय खत्म होने के बाद छात्र के मन में कोई बुनियादी दुविधा न रह जाए। यह एक अंतिम आश्वासन है कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो एकदम स्पष्ट है। मुझे लगता है कि ये पूरी रणनीति आजकल के YouTube फुल लेक्चर्स या जिन्हें 1 शॉट वीडियो कहा जाता है, उनके लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल सही। इंटरनेट पर आज इतनी जानकारी उपलब्ध है कि कोई भी आसानी से उस महासागर में डूब सकता है। 10-10 घंटे के मैराथन लेक्चर्स होते हैं जहां बस जानकारी फेंकी जा रही होती है। हाँ, बिना किसी स्ट्रक्चर के। लेकिन यह गाइड सुनिश्चित करती है कि जानकारी के इस विशाल महासागर में छात्र डूब न जाएं, बल्कि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कंक्लूजन के माध्यम से एक स्पष्ट रास्ता मिले। आज के समय में अच्छी शिक्षा वो नहीं है जो बहुत सारी जानकारी का अंबार लगा दे। अच्छी शिक्षा वो है जो उस जानकारी को इस तरह व्यवस्थित करे कि वो आसानी से समझ में आए और सही समय पर काम आ सके। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का सारांश निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रभावी शिक्षा और परीक्षा की तैयारी का मतलब जटिल गणित के समीकरणों से डराना या बहुत सारी जानकारी थोपना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं।
स्पष्ट परिभाषाएं, रोजमर्रा के जीवन के सरल उदाहरण, सही विजुअल्स जैसे वो हरे रंग का बैकग्राउंड और एक सुव्यवस्थित ढांचा किसी भी भारी जानकारी को समझने का सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है। और यही एक अच्छे शिक्षक और एक बेहतरीन अध्ययन सामग्री की असली पहचान होती है। वो कठिन को सरल बनाता है और छात्र के आत्मविश्वास को जगाता है। बहुत खूब। अब इससे पहले कि हम चर्चा को समाप्त करें, हम एक ऐसा अंतिम विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर गहराई से सोचा जा सके। जरूर। आज हमने ऊर्जा संरक्षण और रूपांतरण के नियम पर काफी बात की। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। अब जरा इस वैज्ञानिक नियम को इंसानी जीवन पर लागू करके देखिए। सूचना और तकनीक की आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारी अपनी मानसिक ऊर्जा और हमारा ध्यान भी हर पल कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। हमारा फोकस। हाँ, तो सवाल ये है कि हम अपनी इस व्यक्तिगत ऊर्जा को किन चीजों में रूपांतरित कर रहे हैं? क्या हम इसे सही तरीके से संरक्षित कर पा रहे हैं या ये बिना किसी उपयोगी कार्य के बस बिखर रही है? ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, ये तय करता है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। बिल्कुल। विज्ञान के नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं होते, कभी-कभी वो हमें खुद को बेहतर समझने का आईना भी दिखाते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की हमारी इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।